आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा। नमस्कार श्रोताओं, हमारे देश में इस समय विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है और कल से इस टीकाकरण का दायरा बढ़ाया जा रहा है। स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वॉरियर्स के बाद अब कल से वरिष्ठ नागरिकों और 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को टीके लगाने के लिए दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है। कोरोना से बचाव में इस टीकाकरण की बहुत अहम भूमिका है, इसलिए कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर आपको जागरूक करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना और इसकी वैक्सीन को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा। डॉक्टर धमीजा, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार सिद्धार्थ जी, और आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर राजेंद्र धमीजा से टोल फ्री नंबर 1-800-115-767 और दूसरा नंबर है 0112331444 पर आप सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AINews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर धमीजा, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल से शुरू हो रहे दूसरे चरण के टीकाकरण में कौन कौन लोग वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं या पात्र हैं? सबसे पहले तो सिद्धार्थ जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट कदम है, बहुत वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। वैक्सीनेशन जो यूनिवर्सल इंडिया जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन कैंपेन है जी, कैंपेन का जो सेकेंड रोल आउट फेज है, सेकेंड फेज फॉर द रोल आउट ऑफ वैक्सीनेशन इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अहम और वेलकम स्टेप है। इसमें 60 वर्ष से बड़े लोगों के लिए और 45 वर्ष से बड़े लोगों के लिए जिनको सीरियस बीमारियां हैं या कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, उनके लिए कल से ये अभियान शुरू किया जा रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि अब डॉक्टर्स के बाद, फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद, हमें आगे की जो श्रृंखला में जो लोग आ रहे हैं, जो वनरेबल ग्रुप है, जो सबसे ज्यादा एट रिस्क पॉपुलेशन है, अब उनके लिए टीकाकरण का शुरुआत हो रहा है। तो दो अहम इसके जो श्रेणियां हैं, एक तो यही है कि वो बुजुर्ग लोग जो 60 वर्ष से ज्यादा हैं, और दूसरा ये कि जो 45 वर्ष से ज्यादा हैं और उनको दूसरी बीमारियां हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो उन बीमारियों की लिस्ट भी सरकार ने जारी कर दी है, और आगे प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या कंडीशंस हैं, मेडिकल कंडीशंस हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं या जो पात्र हैं आपके टीकाकरण की पात्रता के लिए। जी डॉक्टर धमीजा, हमारे एक श्रोता ईमेल से लिख रहे हैं कि इस वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगी, क्या कुछ करना होगा कोविन ऐप के थ्रू या वॉक इन होगा, क्या कुछ प्रक्रिया है इसके लिए? बहुत अहम सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि कल से ही ये शुरुआत होगी विधिवत उद्घाटन के बाद। तो सरकार ने एक यूजर मैनुअल भी जारी किया है जो सिटीजन रजिस्ट्रेशन एंड अपॉइंटमेंट फॉर वैक्सीनेशन का है, जो कि कोविन ऐप के थ्रू हो सकती है या वॉक इन भी हो सकती है या आरोग्य सेतु के थ्रू हो सकती है। ये तीनों तरीके हैं सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए। और मैं आपको संक्षेप में अगर कोविन ऐप की तरीके से बताऊं तो 4 स्टेप्स हैं इसमें। बेसिकली आपको पहले जो है रजिस्टर करना होगा कोविन ऐप को लॉग इन करके cowin.gov.in से आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आपके पास ओटीपी आएगा और फिर वो ओटीपी के थ्रू आपका वेरिफिकेशन होगा। और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब आप लॉग इन करके कोविन ऐप में अपनी डिटेल सारी भर सकते हैं, जैसे आपका नाम है, लाइसेंस या जो भी आईडी प्रूफ है जो आप देना चाहेंगे, आपके साथ आपकी दूसरी जो जानकारी है, एज की है, जेंडर की है, ये सब चीजें फॉर्म में भरी जाएंगी। आप एक समय पर 4 लोगों तक का जो है मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप शेड्यूल कर सकते हैं जगह के लिए। आप यू कैन लुक आउट फॉर द प्लेस वेयर वैक्सीनेशन इज पॉसिबल। उसी ऐप में उसी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लिस्ट ड्रॉप डाउन मिलेगी। और वंस यू सिलेक्ट द प्लेस, अगर आपको सिलेक्ट कर दिया आपने, उसके बाद यू कैन शेड्यूल डेट फॉर द वैक्सीनेशन
फ्रॉम द अवेलेबल जहाँ पे स्लॉट्स हैं सेंटर में, और उसके बाद आप वैक्सीनेशन जाके गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड फ्रॉम दिस सिलेक्टेड सेंटर ऑन अ शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम। और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके पास फिर SMS आएगा सेकेंड डोज के लिए। तो दोनों डोजेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आप रजिस्टर करिए, वैक्सीनेशन सेंटर की चॉइस का सिलेक्ट करिए, उसके बाद शेड्यूल करिए डेट एंड टाइम एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ द स्लॉट, और फिर इसमें और भी ऑप्शन हैं जैसे शेड्यूलिंग की है, डिलीटिंग की है। तो ये सब चीजें जो हैं यूजर मैनुअल में बताई गई हैं, और आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीका है जी, यूजर फ्रेंडली है ये। यस, बहुत ही आसान है। फोटो ID प्रूफ चाहिए, फोटो ID नंबर चाहिए, नाम चाहिए, ईयर ऑफ बर्थ चाहिए, जेंडर चाहिए, क्या आपको कोमॉर्बिडिटी है या नहीं है, कोमॉर्बिड कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन है, और फिर आप और दूसरे इंडिविजुअल्स भी आपकी फैमिली के हैं या आपके साथ के, उनको भी ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद अगर चाहें तो उनमें डिलीट भी कर सकते हैं उसके बाद। और फिर जो है आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए फॉर वैक्सीनेशन, जहां पे भी आपकी जो सेंटर है और जहां पे स्लॉट अवेलेबल हैं, उसके बाद उस स्लॉट को चूज करिए और अपॉइंटमेंट वाली डेट पर, टाइम पर अपने वैक्सीनेशन सेंटर में जाइए और अपना वैक्सीनेशन लगवाइए। जी, और इसके बाद एक और भी सुविधा भी है, रीशेड्यूलिंग की भी है। ये सब जानकारियां जो है ऐप में दी गई हैं और नेट पे भी अवेलेबल है। डॉक्टर धमीजा, वैक्सीन लेने से पहले जैसे हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया और मान लीजिए किसी को कल करवाना है या आगे वाली डेट मिलेगी, तो उसके पहले क्या कुछ सावधानियां रखनी होंगी? हमें खाली पेट वैक्सीनेशन लेना होता है या हम कुछ खाकर जा सकते हैं? बिल्कुल, आप खाकर जा सकते हैं। आपकी शेड्यूल डेट से पहले आप पूरी नींद लें, अच्छा बैलेंस खाना खाएं और सुबह नाश्ता करें और अपने शेड्यूल टाइम प्लेस पे जाकर वैक्सीनेशन लगवाएं। और डॉक्टर धमीजा, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए बुखार है या बहुत से लोग जिनका शुगर बढ़ा हुआ है या हम ये कह सकते हैं कि BP हाई है, हाइपरटेंशन है, तो उस अवस्था में क्या हमें वैक्सीन लेनी चाहिए? देखिए, जहां तक बुखार का प्रश्न है तो उस अवस्था में शायद वैक्सीन के लिए उस दिन जाना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि बुखार या कोविड की वजह से है या वैसे है तो उसमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन बाकी सब चीजों के लिए अगर आपको दूसरी कंडीशंस हैं और वो कंट्रोल में है जी, तो आपको वैक्सीन लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है। सभी सेंटर्स पर यूजुअली ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, आपकी असेसमेंट की जाती है, और अगर जो वैक्सीनेशन सेंटर पर तैनात डॉक्टर्स हैं या जो वैक्सीनेटर हैं वो देखते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है किस स्थिति में है और उसके बाद आपको बताते हैं। सिर्फ एलर्जी कंडीशन, अगर आपको बहुत किसी चीज से एलर्जी है या पहले पास में एनाफाइलेक्सिस का रिएक्शन हो चुका है किसी चीज से, उस अवस्था में शायद सावधानी रखनी पड़ती है, शायद वैक्सीन ना लगवाएं। अदरवाइज बाकी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है एक्सेप्ट एक्टिव फीवर या एक्टिव इन्फेक्शन के टाइम। तो डॉक्टर धमीजा, वैक्सीन लगवाने के पहले क्या हम BP लेना या कुछ आवश्यक जांच भी करते हैं या सीधे हम वैक्सीन लगवा सकते हैं जाके? वैक्सीन के हिसाब से कोई जांच की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको दूसरी बीमारियां हैं और समय समय पर जांच कराते हैं तो बेहतर यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो मेडिकल कंडीशन है अंडर कंट्रोल में है या नहीं है, और ये पूरी जानकारी आप वैक्सीनेशन सेंटर पे आपको देनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर किसी को एपिलेप्सी है और उसको अगर वैक्सीनेशन के लिए जाना है तो उसको बताना चाहिए कि मुझे एपिलेप्सी है और मेरी ये दवाइयां चल रही हैं, क्योंकि हो सकता है कि इंजेक्शन के बाद थोड़ा मामूली सा बुखार हो और बुखार में जो है सीजर या दोहराने की स्थिति संभावना रहती है, तो उस अवस्था में हम उनको ऑलरेडी पैरासीटामोल या बुखार उतारने की दवाई दे सकते हैं ताकि ये सब जो है उनको ना हो। लेकिन ये बताना बहुत आवश्यक है, आप दवाइयों के बारे में बताएं, अपनी बीमारी के बारे में बताएं, तो आपकी अपने लिए बहुत अच्छा है और वैक्सीनेटर के लिए भी बहुत सहायक रहेगा। जी, और डॉक्टर धमीजा, इस समय देश में मेड इन इंडिया 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाई जा रही है। क्या लोगों के पास वैक्सीन चूज करने का कोई विकल्प होगा या दोनों में से कोई भी वैक्सीन लग सकती है? सिद्धार्थ जी, दोनों वैक्सीन सेफ हैं, दोनों वैक्सीन इफेक्टिव हैं। अब तो 1.5 करोड़ के आसपास लोगों को वैक्सीन लग चुकी हैं, तो आपको कोई भी अंदेशा या कोई ऐसा डर नहीं होना चाहिए कि ये वैक्सीन अच्छी है या वो वैक्सीन अच्छी है। दोनों ही वैक्सीन अच्छी हैं, और तो ये कहता हूं कि जब आपको समय आपका आए तो आप वैक्सीन के लिए आवश्यक जरूर जाएं, और इस चीज की चिंता मत करें कि ये कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है। हर सेंटर पर वैक्सीन दी गई हैं और जिस सेंटर पर आप जा रहे हैं जहां पे जो वैक्सीन उपलब्ध है वही दी जाएगी। इसमें चूज करने की आवश्यकता नहीं है और दोनों वैक्सीन सेफ हैं, इफेक्टिव हैं, और इस समय पैंडेमिक को खत्म करने के लिए यही एक ऑप्शन है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे
ताकि ये पैंडेमिक को खत्म किया जा सके। जी, और इसी से रिलेटेड एक सवाल हमारे श्रोता पूछ रहे हैं। वो लिखते हैं कि अगर किसी को पहली डोज एक ब्रांड की लगी है तो क्या अगली डोज भी उसी ब्रांड की लगाना आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है। जो पहली डोज लगी है उसी वैक्सीन की दूसरी डोज लगनी चाहिए। अगर आपने कोवैक्सीन की पहली डोज लगाई है तो सेकंड डोज भी कोवैक्सीन की लगेगी, और अगर आपको कोविशील्ड दी गई है पहली डोज में तो सेकंड डोज भी कोविशील्ड की ही लगाई जाएगी। इसमें कोई संशय या कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि एक के बाद दूसरी वैक्सीन लगवाई जाए। 2 डोजेज जरूर लगेंगी, लेकिन एक ही वैक्सीन की 2 डोज लगेंगी। और डॉक्टर धमीजा, हमारे श्रोता ने हमें ईमेल किया है और वो जानना चाहते हैं कि सरकार ने 20 गंभीर बीमारियों की सूची जारी की है जिन्हें वरीयता दी जाएगी, तो लोग कैसे समझेंगे कि क्या इसके लिए कोई सूची उपलब्ध है? एक लिस्ट जारी हुई है जो कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा एक फॉर्म भरा जाएगा। उसमें नेम ऑफ बेनिफिशियरी होगा, आपका एज होगा, जेंडर होगा, एड्रेस होगा, मोबाइल फोन नंबर होगा और आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट होगा, और फिर वो सर्टिफाई करेंगे डॉक्टर, आई डॉक्टर वर्किंग हियर एंड दिस एंड दैट। और उसके बाद जो 20 बीमारियों की जो लिस्ट बता रहे हैं उसमें प्रेजेंस ऑफ एनी वन विल फॉलोइंग क्राइटेरिया विल प्रायोरिटाइज द इंडिविजुअल, ये उसमें लिखा गया है उस फॉर्म में। उसमें 20 जो बीमारियों की इन्होंने जिक्र किया है उसमें हार्ट फेलियर है, पोस्ट कार्डियक ट्रांसप्लांट भी है, सिग्निफिकेंट लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन है, मॉडरेट टू सीवियर वैल्वुलर हार्ट डिजीज है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, एंजाइना, हाइपरटेंशन है, CTMI डॉक्यूमेंटेड स्ट्रोक है, पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन है, डायबिटीज फॉर मोर देन 10 years वाली है और विद कॉम्प्लिकेशन है। ऐसे ही ब्लड प्रेशर ऑन ट्रीटमेंट है, किडनी लिवर दूसरी बीमारियां जो है ट्रांसप्लांट की हैं, रेसिपिएंट हैं उनकी है, किडनी डिजीज जिनको एंड स्टेज है या हीमोडायलिसिस चल रही है वो है, डिकम्पनसेटेड सिरोसिस या लिवर डिजीज जिसको हम बोलते हैं वो है, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ स्टीरॉयड वाली है जिसको हम इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स भी बोल सकते हैं, या दूसरी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे जिनको चल रही हैं, सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज है जिनको बार बार हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है लास्ट 2 years में, या और ऐसे क्राइटेरिया हैं, लिम्फोमा है, ल्यूकीमिया है, माइलोमा है, ब्लड कैंसर है, और कोई सॉलिड कैंसर है, या सिकल सेल डिजीज है, या बोन मैरो फेलियर है। तो ये सब बीमारियां हैं, प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज भी है, HIV भी है उसमें जी। और डॉक्टर धमीजा, अभी आपने जैसे जो जिन डिजीज के बारे में जी एक लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ जी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसको हम डील करते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, या ऐसी चीजें भी हैं जो उस लिस्ट में है और वो भी एलिजिबल है, जिनको मल्टीपल डिसेबिलिटी है और या डेफनेस है, ब्लाइंडनेस है, वो भी एलिजिबल है। तो ये 20 बीमारियों की लिस्ट है और डॉक्टर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उनमें से एक को टिक करेगा और उसके बाद फिर जो है आप एलिजिबल बनते हैं। जी डॉक्टर धमीजा, अभी जब आप इन बीमारियों के बारे में बता रहे थे तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि हमारे देश में जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, मधुमेह के बड़ी संख्या में हैं, हमारा देश जो है वर्ल्ड की डायबिटीज कैपिटल कहलाता है। तो ऐसे में अभी आप ये बता रहे थे कि डायबिटीज के केस में 10 वर्ष से ज्यादा जिनको ये बीमारी है वो एलिजिबल हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं जिन्हें डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। इसका क्राइटेरिया बनाया गया है और सोच समझ कर बनाया गया है, क्योंकि प्री डायबिटीज होना, डायबिटीज ऑन डाइट कंट्रोल होना या डायबिटीज माइल्ड डायबिटीज होना, ये सब जो है एक रेंज है, और जो कंडीशंस क्वालिफाई करती हैं वो यही है कि डायबिटीज विद मोर देन 10 years और विद कॉम्प्लिकेशन, या जिनको डायबिटीज की वजह से किडनी की प्रॉब्लम हुई है या नसों की प्रॉब्लम है या ब्रेन की प्रॉब्लम हुई है या आंख की प्रॉब्लम हुई है, तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज की हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, अल्सर्स हैं, ये सब अगर कॉम्प्लिकेशन है या फिर डायबिटीज की ड्यूरेशन मोर देन 10 years है जी, वही लोग इसी के एलिजिबल हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये बड़ा क्लियरली डिफाइन किया गया है कि कौन सी बीमारी कितनी ड्यूरेशन और कौन सी कंडीशन वाली जो है आपको एलिजिबल करेगी जी। और इस बीच डॉक्टर धमीजा, पूरे देश से हमारे साथ कार्यक्रम में श्रोता जुड़ रहे हैं और आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम रुख करते हैं बिहार का, जहां से चंपारण से आनंद मोहन सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। आनंद जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपको भी और डॉक्टर साहब को भी जय सिया राम। नमस्कार जी। आनंद जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी मैं ब्लाइंड हूँ और कॉल करके कुछ जानने की बहुत जिज्ञासा होती है हमें, इसीलिए आज कॉल किया है सवाल के लिए। जी आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और इसीलिए हम अपने कार्यक्रम में एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं ताकि वो आपके सवालों का जवाब दे सकें। बताइए क्या जानना चाहते हैं?
जी सर, मैं जानना चाहता हूँ कि जब कोरोना का वैक्सीन निकल गया, एक नहीं दो निकल गया जी, तो मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ, इसके बावजूद जब महाराष्ट्र बढ़ रहे हैं कोरोना का कहर, तो क्या इस टीके को हम उस बढ़ते हुए कदम को नहीं रोक सकते? जी डॉक्टर धमीजा, ये जानना चाहते हैं कि कुछ राज्यों में जैसे कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या कोविड वैक्सीन के जरिए हम इन मामलों को कम कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है और मैं इनका अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने नेत्रहीन के साथ साथ इतना इसमें जागरूकता है कि ये सवाल पूछ रहे हैं देश की स्थिति के बारे में और कोरोना की वर्तमान स्थिति के बारे में। ये जागरूक हैं और इसीलिए इन्होंने आज ये प्रश्न पूछा है। जो हमारा वैक्सीनेशन का ड्राइव जब शुरू हुआ 16 जनवरी को, तब हमारे केसेस जो है देश में देवर इन द फॉलोइंग ट्रेंड, कम हो रहे थे। तो इससे ये लोगों में थोड़ी सी एक लापरवाही की तरफ हुआ, क्योंकि ऐसा लगा कि पैंडेमिक अब खत्म होने वाला है। तो उस स्थिति में कुछ एक प्रदेशों में अब दोबारा से केसेस जो है राइजिंग ट्रेंड पे हैं। लेकिन वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है इस ट्रेंड को खत्म करने के लिए। और जैसे जैसे ज्यादा लोगों को अब वैक्सीन लगेगी, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो केरला में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, तो उसी हिसाब से ही पैंडेमिक की कंट्रोल में गति आएगी और हम पैंडेमिक को कंट्रोल कर पाएंगे। वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है अपनी जान बचाने का और इस पैंडेमिक को खत्म करने का। तो बढ़ती संख्या को मद्देनजर रखते हुए ये और भी जरूरी है कि हम सब लोग आगे आएं और वैक्सीन लगवाएं। और जो श्रोता हमसे अभी अभी कार्यक्रम में जुड़े हैं, उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर राजेंद्र धमीजा से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर पूछ सकते हैं। और इस बीच हमारे अगले कॉलर दिल्ली से रमेश कुमार जी कार्यक्रम में अपने सवाल के साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार रमेश जी। हाँ डॉक्टर साहब, ये पता करना था, जैसे कहते थे पहले कपड़ों में कोरोना है या हम बाहर से आते हैं तो कपड़ों को वैसे ही धोना है या कपड़ों में नहीं है ऐसा कुछ। और दूसरा ये है कि जैसे कोई एज लिमिट भी है ये वैक्सीनेशन के लिए? जी डॉक्टर धमीजा, सबसे पहले तो हम सरफेस ट्रांसमिशन की बात करेंगे कि कपड़ों से या किसी भी सतह से जो कोरोना का होने का खतरा है, इन्फेक्शन फैलने का जो खतरा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोरोना फैलने का मुख्य कारण तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और उसके साथ साथ सरफेस ट्रांसमिशन भी एक कारण है। ज्यादातर अब ये ड्रॉपलेट से ही फैलता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका क्या सरफेस है। सीमेंट पे सरफेस पे वायरस की लाइफ अलग है, कपड़े पे अलग है, स्टील पे अलग है। तो हर सतह का अलग अलग जो है ये देखा गया है। सीमेंट और स्टील पे सबसे ज्यादा है और कपड़ों पे भी जो है वायरस जो है सर्वाइव करता है घंटों में। तो बेहतर यही है कि जब भी आप ऐसी जगह पे जाएं जहां पे एक्सपोजर हुआ हो आपको, तो आकर आप कपड़े उतारें और चेंज करें, शावर लें और उन कपड़ों को अलग से रखें और उनको धोएं। तो अपने आप को सैनिटाइज करना, अपने वस्त्रों को सैनिटाइज करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह पे बाहर जा रहे हैं तो जरूर ऐसी सावधानी रखें। और कोशिश अभी भी हम यही कहते हैं कि अगर आपको बुखार है तो आप बाहर मत जाइए, अगर आपको जरूरी काम नहीं है तो आप घर से बाहर मत निकलिए। जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन हो रही है, लोगों को जाना पड़ रहा है, आप और हम सब समझ सकते हैं कि काम पर ही जाना है, लेकिन उसके साथ साथ सावधानियां वैसे ही रहेंगी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वैसे ही रहेगा जैसे पहले है। और वैक्सीन जरूर आई है लेकिन पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है, कोरोना अभी भी है और उससे वही सावधानियां जैसे हम पहले रख रहे थे वैसी सावधानियां आगे भी जारी रहेंगी। जो इनका दूसरा प्रश्न था कि कोई एज लिमिट भी है, तो ऐसी कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है। अभी दूसरा फेज जो रोल आउट का शुरू हो रहा है कल से, वो 60 इयर्स एंड प्लस और यानी कि 60 इयर्स से ऊपर वाले बुजुर्ग या फिर 45 साल से ऊपर वाले लोग जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जो हमने 20 कंडीशंस या 20 बीमारियों का जिक्र किया है अभी। जी, और अब हम रुक करते हैं बिहार में समस्तीपुर का, जहां से मौलाना अमानुल्लाह जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो जी अमानुल्लाह जी नमस्कार। हेलो नमस्कार जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? अरे भाई, हम तो डेली आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और
इस वैक्सीनेशन से जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं जी, और बहुत सारे लोग मर भी रहे हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ क्लियर बताया नहीं जाता है। जी डॉक्टर धमीजा ये जानना चाहते हैं कि वैक्सीन के किस तरीके के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग, पर ऐसी तो हमारे एक्सपर्ट्स रोज कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं कि किस तरह से क्या कुछ है। बल्कि डॉक्टर धमीजा, मैं चाहूंगा आप अपना एक्सपीरियंस भी, अगर आपने वैक्सीन लगाई है तो शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, मैंने वैक्सीन लगवाई है और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं आपके सामने समक्ष आपके उपस्थित हूँ और मैं श्रोताओं के उत्तर भी दे रहा हूँ। न केवल मैंने वैक्सीन लगवाई है, लेकिन मैं उस कमेटी में भी हूँ जिसको हम एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, AEFI। उस कमेटी का मैं मेंबर हूँ और हम सब भी जितने भी लोगों को माइनर प्रॉब्लम्स हुई हैं उन सब की हम जांच करते हैं या उसका हम रिव्यू करते हैं रिकॉर्ड के। अभी तक मेरे संज्ञान में ऐसा कोई भी मामला सीरियस इलनेस वाला नहीं आया है। मामूली बुखार या मामूली इंजेक्शन की साइट पे पेन होना या रेडनेस होना ये आम बात है और वो हर वैक्सीन के साथ होती है। कोरोना वैक्सीन के कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है। इनको बहुत रिगरसली तरीके से टेस्ट किया गया है, तो उसके बाद ही अप्रूवल मिला है। तो मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन के बारे में कोई भी अगर मन में आपकी शंका है या भ्रांति है तो उसको साइंटिफिक तरीके से ही आप विश्वास करें। आपको अगर कोई बीमारी है, अगर कोई तकलीफ है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और उसी से इलाज कराते हैं, उसी की बात मानते हैं। इस बारे में भी, वैक्सीन के बारे में भी आप अपने डॉक्टर की सलाह मानिए, अपने डॉक्टर के पास जाइए और अपनी क्वेश्चंस के आंसर उनसे लीजिए, अपनी शंकाओं को उनके थ्रू समाधान कराइए, ना कि आप सोशल मीडिया की डिस इन्फॉर्मेशन में बिलीव करें। आपको साइंटिफिक तरीके से पूरी जानकारी दी जाएगी और मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को एश्योर करता हूं कि मैंने खुद वैक्सीन भी लगवाई है और मेरे साथ के फैमिली के और मेरे सोसाइटी के सभी लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और जिनका नंबर आ रहा है वो सब उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं और वो बड़े उत्सुक हैं। और मेरे पास पिछले 3-4 दिनों से इतने ही फोन आ चुके हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि उनका आगे का प्रोसीजर क्या है। आप वो दिन आ गए हैं जब बुजुर्ग लोग भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो इस विषय पे ये जो भ्रांतियां फैली हुई हैं या वैक्सीन हेजिटेंसी जिसको हम बोलते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। हमें इस समय पर पैंडेमिक को भी रोकना है, अपनी जान भी बचानी है और वैक्सीन एकमात्र ही उपाय है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वैक्सीनेशन से ही इस पैंडेमिक को हम खत्म करेंगे और वैक्सीन सेव्स लाइफ। ये आज की नहीं, ये पिछले 50 वर्षों की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। वैक्सीनेशन से बहुत सारी बीमारियों पे विजय पाई गई है और वैक्सीनेशन से बहुत सारी लाखों करोड़ों जानें भी बची हैं। जी, और डॉक्टर धमीजा, जैसा कि आपने अपना व्यक्तिगत अनुभव भी हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो इधर उधर के मीडियम से बहुत ही, जैसे हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे या अन्य जगहों से बहुत सारी लोग भ्रांतियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में जिस तेजी से साथ ही ये टीकाकरण चल रहा है, इतना सक्सेसफुल है और अपने कार्यक्रम में रोज हम किसी न किसी एक्सपर्ट के साथ अनुभव को साझा करते हैं, तो श्रोताओं को ये चीजें बड़ी क्लियर हो गई होंगी या उनको समझ में आ गई होंगी कि ये टीका कितना सेफ है। और अब हम रुक करते हैं बड़ौद का उत्तर प्रदेश में, जहां से महेश शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी महेश जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। आपका प्रोग्राम बहुत ज्ञानवर्धक है और बेहतरीन प्रोग्राम पेश करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी महेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे श्रोता जब इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, अपना सवाल पूछते हैं, तो कार्यक्रम अपने आप अच्छा हो जाता है। सवाल है जी, 2 सवाल हैं छोटे छोटे जी। एक तो बैंकों में और पोस्ट ऑफिस में काफी भीड़ रहती है और दूसरी जो शादियों का जो प्रोग्राम है उसमें जो एक की जगह 2-3 जाते हैं और भीड़ करते हैं, दावत के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं जी। उनके लिए बचाव के लिए क्या है आप बताइए। डॉक्टर धमीजा, जैसे बहुत सारे ऐसे पब्लिक प्लेसेस हैं जहां पर हम बहुत मजबूरी होती है, बहुत से लोग ट्रैवल करते हैं, या शादी ब्याह की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ होती है, तो ऐसे में हम किस तरीके से बचाव कर सकते हैं? महेश जी का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इन्होंने प्रोग्राम के बारे में भी चर्चा की है, तो मैं उसी चर्चा में सिर्फ अपनी एक बात कहना चाहता हूं कि आपका ये प्रोग्राम और ये जो आपका जो रोल है, जो योगदान है,
कोरोना की लड़ाई का लड़ने में बहुत ही अहम रहा है। और मुझे ये बताया गया है कि आपके तकरीबन 300 से ज्यादा 320 प्रोग्राम आप कर चुके हैं और अभी भी ये जारी हैं। तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपके माध्यम से आपके प्रोड्यूसर्स को, आपकी जो टीम है उनको, उनकी सराहना करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि वो भी अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। डॉक्टर धमीजा, आप जैसे एक्सपर्ट जब इस कार्यक्रम में आते हैं, जुड़ते हैं, तो आप सोचिए कि जब जैसा कि हमने कहा कि 320, 330 एपिसोड्स हो चुके हैं, तो कितने सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और वो श्रोताओं के साथ जो कनेक्ट करते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एक जागरूकता आती है। जहां तक इन्होंने प्रश्न पूछा है कि क्राउडेड प्लेसेस पे कैसे हैंडल किया जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना। जहां पर भी आप जाते हैं, चाहे वो बैंक में जाएं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में जाएं, चाहे वो किसी मैरिज फंक्शन पे जाएं, तो कोशिश करें कि सामाजिक दूरी बनाकर रखें और मास्क को पहने रहें। बिल्कुल भी मत उतारें। ये बड़ा दिक्कत वाली बात है कि अगर आप शादी पे जा रहे हैं और वहां खाना भी खाएंगे तो मास्क भी उतारेंगे, लेकिन कोशिश करें कि सामाजिक दूरी बना के रखें, तो उससे बहुत इंपॉर्टेंट है। और अवॉइडेबल हो तो मत जाएं। अगर आप वो बैंक में ऐसे समय पर जाएं जहां भीड़ कम हो, या जब उस समय पर भीड़ कम हो, या स्टैगरिंग जिसको हम बोलते हैं, वो भी कोशिश कर सकते हैं। और जहां भी जाएं सैनिटाइज अपने हाथों को बार बार करें, चाहे आपको 25 बार सैनिटाइज करना पड़े दिन में, चाहे आपको 30 बार करना पड़े। ये बहुत ही अच्छी आदत है, न केवल कोरोना के बचाव के लिए बल्कि दूसरी बीमारियों से भी बचाव के लिए। तो वही बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं, हमारे पब्लिक हेल्थ डायरेक्टिव्स जो हैं, एडवाइजरी जो हैं, सैनिटाइजिंग, मास्किंग एंड डिस्टेंसिंग, ये तीनों रखने हैं। और अवॉइडिंग द क्राउडेड प्लेसेस, ये 4th वाला है। और 5th है, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप घर से बाहर मत निकलें। अगर ये 5 बेसिक प्रिकॉशंस हम इस्तेमाल करेंगे रोजाना की जिंदगी में, तो हम कोरोना से बच के रहेंगे। बिल्कुल। और श्रोताओं, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर धमीजा, जैसा कि कल से इसका जो दूसरा फेज है शुरू हो रहा है और इस चरण में वरिष्ठ नागरिक और 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को टीके लगाने के लिए चरण शुरू हो रहा है। आप चलते चलते जो लोग कल वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं या कराने वाले हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप कल इस प्रोग्राम में जो है वैक्सीनेशन के ड्राइव में भाग लें, अपना टीका लगवाएं। यही एक मात्र है हम कोरोना से मिलकर जो जंग लड़ रहे हैं उसमें जीतने का। और आपका अब नंबर आया है, जिसकी बहुत दिनों से इंतजार थी। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि हमारा नंबर कब आएगा, और अब जब आपका नंबर आया है, आपको अवसर मिल रहा है, तो आवश्यक जाएं और पॉजिटिव माइंडसेट से जाएं। और ये टीकाकरण का अवसर मिला है, इसका लाभ उठाएं और अपने साथियों को भी, अगर वो एलिजिबल हैं, इस श्रेणी में आते हैं, तो उनको भी प्रेरित करें कि वो भी टीका लगवाएं। और ये टीका जो है वैक्सीनेशन का टीका इतनी मेहनत से बनाया गया है, और ये ह्यूमन हिस्ट्री में पहला पैंडेमिक ऐसा होगा जो टीकाकरण से समाप्त होगा। तो मैं आपके माध्यम से सब लोगों को अपील करना चाहता हूं कि इस अवसर का लाभ उठाएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में टीकाकरण कराएं और अपना योगदान दें। जी, डॉक्टर धमीजा, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, हमसे चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी, थैंक यू। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर धमीजा ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं और वैक्सीन से जुड़ी जो बातें बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। और कल से जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों और 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को टीके लगाने के लिए दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है। आप इसमें टीकाकरण जरूर कराएं। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए आप बाहर निकलते समय मास्क लगाइए, हैंड हाइजीन के साथ सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।